नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं मोहनदास नैमिषारण्य की कहानी आवाज़ें। दूर गांव के पूर्वी छोर पर मेहतरों का एक टोला था, जिसमें 20-30 परिवार शहर की जूठन खा खा कर अपने पेट भरते थे। वहाँ मकान के नाम पर कुछ फूस की झोपड़ियों तथा आंगन के रूप में गोबर से लिपे पुते जमीन के छोटे बड़े टुकड़े थे। गांव का नाम था मखदुमपुर। कहते हैं कभी औरंगजेब के ज़माने में हिंदुओं को उजाड़ कर यह गांव बसाया गया था। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, यह तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु अब यहाँ मुसलमानों के 4-5 मकान ही दिखाई देते हैं। उन्हीं पुराने मकानों के बीच अवशेष मात्र एक टूटी सी मस्जिद, जिसे लोग अब लंगड़ी मस्जिद के नाम से पुकारने लगे हैं। मुसलमानों के चंद मकान बिल्कुल मेहतरों की झोपड़ियों में सिमटे हुए थे। आने जाने का भी एक ही रास्ता था, जो मेहतरों की बस्ती से होकर जाता था। गांव में अन्य जातियों के भी मकान थे, लेकिन थोड़ा हटकर। सुना जाता है कि अब से बहुत समय पहले जब इस गांव में शूद्र प्रवेश करते थे तो उनके पीठ पीछे कुछ बड़ा झाड़ बंधा होता था, किंतु अब वे मान्यताएं थोड़ी ढीली ढीली सी हो गई थीं। पुराने लोग जाते जाते हुए भी ऐंठन नहीं छोड़ रहे थे, और नई पीढ़ी के बीच किसे फुर्सत थी कि जो इन सब बातों को देखे। अपने काम से काम, गली मोहल्ले में अब वैसी पंचायत भी नहीं होती। चौपाल पर हुक्कों की गुड़गुड़ाहट कहाँ। वातावरण में अब खमीरी तंबाकू की हल्की हल्की गंध भी नहीं तैरती। हुक्के पीने वाले ही न होंगे तो भरने वाले कहाँ से जाएंगे। पहले हुक्का भरने का काम नाई करते थे। 2 मिनट हुए नहीं कि नई चिलम तैयार। एक एक ठाकुर के यहाँ 4-4, 5-5 नाई हुआ करते थे। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से बंधे होते थे। कौन अपने काम में कितना दुरुस्त है, यह ठाकुर को पहले कश में ही मालूम चल जाता था। राह चलते लोग सुबह से शाम तक सलाम बजाते न थकते थे। गाँव के मुखिया की बात सभी को माननी पड़ती थी। अब वहाँ कौन किसको मुखिया मानता है। घर घर में सब चौधरी बन गए हैं। एक दिन इसी गांव के मेहतरों वाले टोले से काली आंधी की तरह यह बात उठी, हम जूठन न लेंगे और न ही गंदगी साफ करेंगे। बस्ती में 6-7 ही बड़े बूढ़े थे। वे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए एक दूसरे से बतियाते। मिट्टी के हुक्कों के पास सूं सूं करते सुअर, उनके पीछे पीछे दौड़ते बच्चे। आसपास छिटकी गंदगी, कूड़े के बड़े बड़े ढेर, पास ही मिट्टी और फूस की टूटी फूटी झोपड़ियाँ, जिनसे झांकते उनकी जातीयता के चिन्ह। इस ओर से कोई गुजरता तो पहले ही अपनी नाक पर धोती का कोना या रुमाल रख लेता। औरतें होती तो साड़ी के पल्लू से नाक और ओंठ दोनों ढक लेती, और इससे पहले कि बदबू का भभका टकराए वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई निकल जाती। ससुरे दूसरों की गंदगी उठाते हैं और अपनी नहीं। कितनी बदबू, सत्यानाश हो इनका। इस टोले से गुजरने वाला कोई मुसाफिर ऐसा न होता जो नाक में घुसी बदबू को चुपचाप सहकर आगे बढ़ जाता हो। मुंह से कुछ न कुछ उगले बिना नहीं रहा जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि शहर से मेहतरों के टोले में ही कोई बुर्का कपड़े पहने हुए अप टू डेट आता तो 2-4 बातें सुनाए बिना वह भी नहीं रहता। उसकी बातों से एक आम शहरी की बू आती। बात बात में शहर और गांव में रहने सहने के अंतर को बतलाया जाता। हालांकि बस्ती में रहने वालों पर इन सब बातों का जरा भी प्रभाव न पड़ता। गंदगी के साम्राज्य के बीच अधिकांश मेहतर बड़ी बेफिक्री से रहते। गांव में ठाकुरों की बस्ती अलग से ही पहचानी जाती। खूब साफ लिपे पुते मकान, लोहे के चौड़े चौड़े दरवाजे, उनके आसपास खूब खाली जगह होती। कोई घर ऐसा न था जिसमें रखी लाठी पर 2-4 तोले चांदी न मढ़ी गई हो। हर महीने उन लाठियों को सरसों का तेल जरूर पिलाया जाता था। गांव में वैसे 2-4 घरों में लाइसेंसी बंदूकें भी थीं। कुछ घरों में लाठियों के साथ बल्लम भी रखे होते। यूं तो घोड़े पर चलने की परंपरा खत्म सी हो गई थी, किंतु बात बात पर मूँछों पर हाथ जाने की आदत उनमें अभी भी बरकरार थी। कहा जाता है कि रस्सी जल जाए पर बल नहीं जाते। यही बात इस गांव के ठाकुरों की थी। ठाकुर अवतार सिंह के यहाँ नई जोड़ी चढ़ाने का काम चल रहा था। बढ़ई जाति से हिंदू था। वह लकड़ी के एक बड़े तख्ते पर रंदा मारता जाता और साथ साथ बुदबुदाता भी जाता। कोई आसपास न था।
उसके भीतर किसी से बातें करने की खुजली सी हो रही थी। तभी अवतार सिंह का छोटा लड़का आया तो वह बोल उठा, छोटे ठाकुर, देखो तो इन ससुरों ने क्या उधम मचाया हुआ है। क्या भला? छोटे ठाकुर पूछते हैं। कहते हैं कि हम अब मैला न उठाएंगे। भला शास्त्रों की बात कोई टाल सकता है क्या? शास्त्रों में तो यही सब लिखा है ना। लेकिन बुढ़ऊ, आजकल शास्त्रों की बात मानता कौन है? कुढ़ते हुए छोटे ठाकुर कहते हैं। अभी तो यह हाय तौबा मची है। कोई छोटे बड़े का भेद नहीं। पहले इन ससुरों की परछाई से भी दूर रहा जाता था। अलग खाना, अलग पीना। अब तो छोटे ठाकुर, सुना है शहरों के होटलों में एक ही कप में सभी चाय पीवे हैं। कितना बड़ा अन्याय। सारा धर्म ही चौपट हो गया। बात आई गई हो गई, किंतु उधर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फूस में आग की तरह लपलपाती परिवर्तन की भावना दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी। ठाकुर की बहू को बच्चा हुआ, पर मेहतरों के टोले से इस बार कोई ना आया। सभी मेहतरों की पंचायत हुई थी, जिसमें अधिकांश ने कसम उठाई, मैला उठाने कोई न जाएगा, जो जाता है उसका हुक्का पानी बंद। यह कसम एक सप्ताह तक पूर्ण रूप से चली, किंतु एक ही सप्ताह में गांव में गंदगी के जगह जगह ढेर बनते चले गए। ठाकुरों की बस्ती में से एक दो ने मन में विचार किया, एक बार चलकर देखा तो जाए। लेकिन भला क्यों? सदियों से चली आ रही बड़े कहलाने की मानसिकता ढल न जाएगा? अगर वे छोटे तबके के लोगों के यहाँ आने जाने लगें तो उनकी मूछें नीची न हो जाएंगी भला? जिनके बाप दादाओं की लाठी से कभी धुआं उठता था, हजार हजार लोगों की पंचायत में उनका हुक्म माना जाता था, अब यह कैसे हो सकता है? ठाकुर अवतार सिंह सोचते थे, एक आध हफ्ते की तो बात है, ससुरे सब मान जाएंगे। लेकिन जब एक सप्ताह की जगह दूसरा भी बीत गया और कोई ना आया तो चिंता बढ़ने लगी। अगले दिन ठाकुर को भनक मिली, रोज रोज इतवारी के घर पर ही पंचायत होती है। उसका लड़का शहर से आया है, उसी का काम हो सकता है। दो तीन कारिंदे उधर से गुजरते थे। वहां से गुजरते हुए वे उचटती हुई निगाह मेहतरों के टोले की तरफ डाल लिया करते थे। अब वहां पहले से कहीं अधिक सफाई दिखाई पड़ती थी। जगह जगह कूड़े के ढेर न लगे होते थे। नालियों में भी पहले जैसी बदबू न थी, पर ऊंची जात वालों के यहाँ गंदगी बढ़ती जा रही थी। जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई पड़ने लगे थे। कभी कभी बस्ती के बेलगाम कुत्ते कूड़े के ढेर में मुंह मारते और उसे अधिक बिखेर देते। उन्हें कूड़े के ढेरों पर रोटी के टुकड़े खा खा कर कुत्ते आपस में लड़ते रहते। जहाँ कुत्तों की लड़ाई गंदगी के लिए होती, वहीं गांव में आदमियों का वाक युद्ध गंदगी डालने पर होता। सुबह शाम खूब कहासुनी होती। एक दिन ठाकुर ने अपना कारिंदा भेजा, लेकिन उधर से बड़ा ही मुंहफट जवाब आया। इतवारी अपने कच्चे आंगन में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। आसपास दो चार सुअर बेफिक्री से घूम रहे थे। कभी उनमें से कोई भागकर इतवारी के पीछे छुप जाता तो दूसरा उसे ढूंढने का प्रयास करता। जब तब दो चार सुअर और आकर इतवारी के पास इकट्ठे हो जाते तो वह हे करते हुए उन्हें भगाने का प्रयास करता और पुनः हुक्के की नली मुंह में डाल ढेरों धुआं उगलने लगता। तभी कारिंदा आकर कहता है, इतवारी, तुझे ठाकुर ने बुलाया है। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ही इतवारी ने गर्दन घुमाकर देखा। सामने ठाकुर का कोई कारिंदा खड़ा था। कारिंदे के द्वारा किए गए संबोधन को सुनकर उसे बुरा सा लगा। वैसे पूरे 50 साल से वह यह तू तड़ाक की भाषा सुन रहा था। आज तक बुरा न लगा, लेकिन आज वह सदियों से संस्कारबद्ध गांव के माहौल से परिचित है। ब्राह्मण का लड़का, चाहे वह अभी ढंग से नाक साफ करना भी न सीख पाया हो, लेकिन 60 साल के बूढ़े तक उसे पंडित जी पांव लागन कहकर आदर प्रकट करते हैं। इतवारी की उम्र 50 से ऊपर ही होगी और सामने खड़े कारिंदे की 28 के करीब। उम्र में आधे का फर्क, किंतु जातिगत असमानता भला शिष्टाचार कहाँ निभाने देती है। आज उसे बहुत बुरा लगता है। तभी कारिंदा पुनः कह उठता है, इतवारी, तुझे ठाकुर ने बुलाया है। कारिंदे के पहली बार कहने को इतवारी ने अनसुना कर दिया था। तब दोबारा कारिंदे ने उसी लहजे में कहा तो वह उबल सा पड़ा। कौन ठाकुर? गांव में कौन ठाकुर है, तुझे पता नहीं? कारिंदा क्षण भर में ही भभक उठता है, नहीं, हमें कुछ पता नहीं। अब कोई किसी की ठकुराई नहीं चलती है, सब अपने अपने घर में आजाद हैं। क्या? कारिंदा अब पूर्ण रूप से गर्मा गया था।
उसे सपने में भी विश्वास न था कि इतवारी, जिसकी उम्र मैला ढोते ढोते तथा दूसरों की जूठन खाते खाते बीत गई, वह ऐसा भी कह सकता है। मुझे ठाकुर अवतार सिंह ने भेजा है, कारिंदे ने मूंछों पर उंगली फिराते हुए कहा। कह देना, अब कोई नहीं जावेगा, बहुत दिन हो गए गुलामगिरी करते करते। कारिंदे को अब लाचारी में अपने स्वर को थोड़ा मुलायम बनाना पड़ता है। इतवारी, काम में कोई गुलामगिरी नहीं, तुम्हारे बड़े बूढ़े भी तो करते थे, और तुम्हारी उम्र इतनी गुजर गई, क्या तुमने यह काम नहीं किया? हाँ, हमारे बड़े बूढ़े जब करते थे वो जमाना चला गया, भाई अब नया जमाना है, नई रोशनी आ गई है। कारिंदा समझ न सका। नया जमाना, नई रोशनी वाली बात। इतवारी के द्वारा कहे गए शब्द उसे अटपटे से लगे। मन किया कि एक ही लाठी में उसका काम तमाम कर दें, लेकिन वह ऐसा न कर सका। वह उल्टे पांव लौट आया। ठाकुर ने सुना तो खोपड़ी जल उठी उसकी। लगा दिमाग में जितनी भी नसें हैं वे आपस में जुड़ गई हैं, और वे अब फटी कि अब। वह गुस्से में बड़बड़ा उठा। ससुरे चमार भंगियों ने देखो कितना सर उठा रखा है। 10-20 साल पहले तो मुंह में जबान ही जैसे न थी, और अब कहते हैं गांव में कोई ठाकुर वाकुर नहीं। पास ही वही कारिंदा अभी भी खड़ा था। वह ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, बड़े ठाकुर, सुना है शहरों में तो होटलों में लोग एक ही कप में चाय दूध पीवे हैं। सुना है वहां के मंदिर में भी घुस जाते हैं ससुरे। अब तो इनका ही राज है, सरकार ने भी तो सर चढ़ा रखा है ससुरों को। शहर की बात दूसरी है, पर हमारे गांव में यह सब ना चलेगा। ठाकुर अवतार सिंह फूंकार उठे। उनकी विष भरी फूंकार जहरीले सर्प से कम न थी। ठाकुर ने वह जमाना देखा था जब उनके दादा बहुत बड़े जमींदार थे। कहते हैं 100 गांव की पंचायत में उनका हुक्म माना जाता था। अंग्रेज लाट साहब आते तो पहले उन्हें ही बुलाया जाता था। दरवाजे पर सैकड़ों कारिंदों की फौज 24 घंटे खड़ी रहती। अब क्या होगा? कारिंदा चुप्पी तोड़ता है। होगा क्या? मैं ही कुछ करूंगा, अपना रामवीर है ना भला। हाँ, बड़े ठाकुर हैं तो। पुलकित होते हुए कारिंदा हाँ में हाँ मिलाता है। अरे कल ही देखना, इन ससुरों को छठी का दूध न पिला दिया तो किसी ठाकुर का जना नहीं, भंगी का जना कह देना। सारी हेकड़ी भुला दूंगा, ससुरों का दिमाग सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन लगातार धरपकड़ हुई। मेहतरों की बस्ती से 20-30 को डकैती के केस में पुलिस ने बंद कर दिया। 2-4 लोगों के पास से हथियार बरामद भी करा दिए। 1-2 जगह मुठभेड़ भी दर्ज हो गई। भला बिना मुठभेड़ के डकैतों को पकड़ा कैसे जा सकता था? लेकिन पुलिस ने यहाँ तनिक दरियादिली दिखाई कि मुठभेड़ में कोई नहीं। रामवीर, जो सीनियर इंस्पेक्टर था, उससे विशेष रूप से कहा गया था खूब ठुकाई करना ससुरों की। अब ठुकाई कैसे न होती? रामवीर स्वयं ठाकुर था। मेहतरों के टोले में जो कुछ मर्द बचे उन्हें भी अगले दिन जा धरा। संपूर्ण टोले को ही डकैत करार दे दिया गया। घरों में अब औरतें ही रह गई थीं और बच्चे। एक दिन ठाकुर का कारिंदा उधर गया और अपनी ठकुराई दिखाते हुए रौब से बोला, ससुरी काम पर आ जाओ, जो तुम्हारा काम है वही करो, सारी लिडराई खत्म हो जाएगी, भूखी मरोगी। बस्ती में जिसने सुना वही उबल सी पड़ी। वे तो पहले से जली फूकी बैठी थीं। सारी मेहतरानियां एक हो गईं। उन्होंने मुंह से बात न की, झाड़ू से की। ऐसे समय पर झाड़ू ही उनका हथियार होता है। किसी का बेटा जेल में था तो किसी का भाई। भला कहाँ बर्दाश्त होती बात। ठाकुर के मुंह लगे कारिंदों को शोर मचाकर 7-8 ने घेर लिया। जिसके जी में जितनी आई उतनी ही झाड़ू लगाई। कारिंदे की लंबी लंबी मूछें थीं जो हाथों से ही उखाड़ दी गई। बस्ती में एक रामदीन था जिसे लोग मीला कहकर पुकारते थे। वह न आदमियों में था न औरतों में। यह सब देखकर उसे खूब प्रसन्नता हुई। जब तक कारिंदा पिटता रहा तब तक वह उछल उछल कर खूब तालियां बजाता रहा। 1 सप्ताह में ही गिरफ्तार हुए सभी मेहतर छूट गए। शहर के किसी बड़े वकील ने जमानत की थी। बाहर से कुछ दलित लीडर भी आ गए थे। अगले दिन सभी कुछ दैनिक अखबारों की सुर्खियों में था। ग्राम मखदुमपुर के हरिजनों पर अत्याचार। ठाकुर ने पुलिस से मिलीभगत करके डकैती के केस में फंसवाया। मिलीभगत तो थी ही, उधर रामवीर को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वह सोचता आखिर किस मुसीबत में फंस गया।
सोचा कुछ और था, हुआ इसके विपरीत। उसकी योजना थी मेहतरों को सबक भी मिल जाएगा और हो सकता है उसे तरक्की भी मिल जाए। कौन इतनी जांच पड़ताल करता है। डकैती का केस बनाया था, कोई छोटी मोटी चोरी का नहीं। ऊपर हमारी बात तो अफसरों को माननी ही पड़ी, लेकिन यहाँ अफसरों की कौन सुने। बात तो मिनिस्टर तक जा पहुंची थी। अब मिनिस्टर के सामने तो आईजी डीआईजी की भी कोई बिसात नहीं, सभी हुक्म के गुलाम। अपने जीवन में उसकी यह पहली हार थी। अब तक न जाने कितने लोगों को झूठे केसों में फंसाया था। पुलिस लाइन में उसे अतीत की बातें रह रह कर याद आती, याद ही नहीं आती बल्कि रह रह कर उसके मन को कचोटती रहती। वहाँ काम वाम तो कुछ होता न था, बस दिन रात चरपाइयाँ तोड़ना और बेकार इधर उधर घूमना। वर्दी वह अवश्य डाल लेता, लेकिन वर्दी को देखकर रौब खाने वाला कोई न होता, क्योंकि चारों तरफ वर्दीधारी ही होते। बरबस ही हाथ की उंगलियां खुजलाने लगती। डंडा आखिर किस पर जमाए। मुंह का स्वाद कैसा सा हो चला था। किस कम वक्त को गाली दे। यहाँ तो सभी गाली देने वाले लोग थे, गालियां सुनने वाले गरीब गुरबा कहाँ थे। शहर से जांच के लिए नगर डीएसपी भेजा गया था। संसद में मामला उठ गया था। कमिश्नर के सामने डीआईजी एसपी सभी की पेशी हुई थी। गांव में लगातार 2-4 दिन पुलिस की गाड़ी दनदनाती रही। डीएसपी के साथ एक एसएचओ भी था। उसी को इस गांव में 1 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। इसी गांव में रहकर उसे जांच रिपोर्ट देनी थी। ठाकुर की दाल न गली, वह रामवीर न था। एसएचओ ने खूब पेट भर कर डांट पिलाई। उसने भरी सभा में ठाकुर का पानी उतार दिया था। एक दिन उसने डंडा घुमाते हुए कहा था, ठाकुर पुराने दिन लद गए, अब तुम्हारी ठकुराहट न चलेगी। जिनको तुम अब तक छोटा समझते रहे वे अब छोटे नहीं, आज़ाद भारत में सब बराबर हैं। बाद में पता चला एसएचओ कोई दलित जाति से था। उस दिन गांव में खूब कोहराम मचा। एक अदना सा इंस्पेक्टर उन्हीं के घर आकर बेइज्जत कर जाए। सूरज ढलने के साथ साथ शाम का छुटपुटा घिर आया था। अंधेरे की लकीरों में बस्ती डूबने लगी थी। आज मेहतरों के टोले में कच्ची शराब और सुअर के गोश्त की गंध दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग पी पी कर इधर उधर गिर पड़ रहे थे, फिर भी हाथ की बोतल छूटती न थी। मांस के मसाले लगे टुकड़े लपालप मुंह में डाले जा रहे थे। जिंदा सुअर मरे हुए सुअर के मांस को सूंघते हुए सूं सूं कर भाग दौड़ कर रहे थे। अंदर मेहतरानियां ढोलक बजा रही थीं। लगता था उन्होंने भी पी थी। आज जी भरकर मनपसंद गाने गाए जा रहे थे। कभी बारात में भी गाने का मौका न मिला होगा। नशे में ढोलक पर उल्टी सीधी थाप पड़ रही थी। एक गाना खत्म होता तो दूसरा तुरंत शुरू हो जाता। हर कली में नयापन। कभी कभी कुछ जवान औरतें अपने बीच बैठी जवान लड़की को छेड़ बैठती और वे तब तक छेड़ती रहती जब तक बेचारी तंग होकर वहाँ से उठकर भाग न जाती। आज उनके बीच अजीब सा उल्लास था। उनके पांव थिरक रहे थे। मर्द एक दूसरे को खूब गालियां बक रहे थे, जैसे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई और चारा न रहा हो। आज उनके मन की हुई थी। शहर से 1-2 लीडर भी आए हुए थे जो खा पी कर चले गए थे, किंतु उनका पीना अभी तक बंद न हुआ था। गांव की ही कच्ची तोड़ी गई शराब थी। दूसरा घड़ा भी खाली होने को था। एक आदमी मिट्टी के कुल्हड़ से उनके बर्तन में शराब उड़ेल रहा था। बर्तन भी क्या, किसी के पास सिल्वर के गिलास थे तो किसी के पास पीतल के। कोई कटोरी में ही डालकर पीने में मस्त था। चौपाल पर गैस रखी थी। 1-2 खाट उल्टी पड़ी थीं। पास ही मिट्टी के हुक्के, इधर उधर अपने बड़ों की नकल करते हुए कुछ बच्चे। काफ़ी रात गए तक ढोलक बजती रही। ढोलक बजाती मेहतरानियां गाने के साथ साथ उछल कूद कर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रही थीं। रात ढलने के साथ साथ नशीली होती जा रही थी। मेहतरों के टोले में धीरे धीरे शांति छाने लगी थी, पर उधर शांति न थी। ठाकुर अवतार सिंह और अधिक चोट बर्दाश्त न कर सकता था। आज तक किसी ने उनकी इतनी बेइज्जती न की थी। उनकी रगों में खून के साथ साथ जैसे कांच के टुकड़े भी तैर रहे थे, बार बार जिनके टकराने से टीस पैदा होती थी। ठाकुर की आंखें अंगार के समान दहक रही थी। लगता था जैसे कहीं से आग के दरिया का सैलाब टूट कर चला आया हो और उन आंखों में आकर सिमट गया हो। सामने दीवार पर एक खूंटी के सहारे लोडेड बंदूक टंगी थी।
उनका मन चाह रहा था एक एक को इसी बंदूक से चुन चुन कर मारे, लेकिन चाहकर भी वह ऐसा न कर सकता था, क्योंकि एक बार बाजी पलट चुकी थी। ठाकुर सोच रहा था ऐसा कुछ हो जाए जो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसकी सांसों से किसी भयानक षड्यंत्र की बू आ रही थी। आधी रात का समय रहा होगा। मेहतरों के टोले में आग की लपटें देखी गईं, जो लपलपाती हुई ऊंची होने लगी थीं। शराब में धुत किसी को होश न था। जब होश आया तो वे सब कुछ गंवा चुके थे। किसी के 4 सुअर थे तो चारों ही झुलस गए थे। बच्चों तक को आग ने माफ न किया था। कितनी ही औरतों के गोरे शरीर जलकर बदरंग हो गए थे। बस्ती में कोई घर ऐसा न था जिसमें कोई न मरा हो। बस्ती जैसे किसी आग की घाटी में बदल गई थी। आग की चिंगारी के साथ साथ कोलाहल भी इधर उधर बिखर गया था, लेकिन उस कोलाहल का कोई अर्थ न था, क्योंकि कोलाहल करने वाला समाज अर्थहीन था, जमीन पर रेंग रहे किसी बेजान से कीड़ों की तरह। धीरे धीरे कोलाहल शांत हो गया और अब रह गया है केवल हड्डियों को चीर देने वाला सन्नाटा। फिर सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। सब लोग चौंक कर उन आवाज़ों को सुनने लगे। रात के दूसरे पहर में जहां लोग गीली आंखें लिए आकाश की ओर निहार रहे थे, वहीं नई पौध की आंखों में परिवर्तन के लिए अटूट विश्वास था। कल तक जो बच्चे जूठन पर लड़ते झगड़ते थे, उनके मन में कुछ कर गुजरने की चेतना जन्म ले चुकी थी।